आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और अब वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनके कार्यकाल में यह जानकारी दी गई, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर है। उन्हें आवश्यक कौशल और प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मोदी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। यह योजना एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में सशक्त नगद हस्तांतरण प्रदान करती है। कुल हस्तांतरण 15,000 रुपए प्रति लाभार्थी किया जाएगा, जहां वह 202 पूरक पोषक निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखेंगे। इन इकाइयों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और एक इकाई के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। प्रयागराज दौरे पर पीएम मोदी का दौरा होने जा रहा है, जहां 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को करेंगे संबोधित, जहां पर 15,000 रुपए प्रति लाभार्थी का हस्तांतरण किया जाएगा। आपको बता दें कि सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए अधिक की राशि हस्तांतरण की जाएगी। यह योजना एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में सशक्त नगद हस्तांतरण प्रदान करती है। कुल हस्तांतरण 15,000 रुपए प्रति लाभार्थी दिया जाएगा। वह 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे और इन इकाइयों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और एक इकाई के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां पे तरह तरह की नई नीतियां जहां 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। आपको बता दें कि इकाइयों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और एक इकाई के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत का निर्माण किया जाएगा। उसमें यह भी बताया गया, सुमंगल योजना के तहत तकरीबन 15,000 रुपए की लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जहां पर यह योजना एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में सशक्त नगद हस्तांतरण प्रदान करेगी, जिसके चलते सभी कन्याओं को अपनी आगे की जीवन में सहयोग मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा इनका कार्यक्रम? नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में लगभग 4 बार उत्तर प्रदेश आएंगे और इनकी शुरुआत हो चुकी है। 18 तारीख को वो गए थे शाहजहाँपुर, वहाँ पर उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। मैं आपको बता दूं कि 594 किलोमीटर लंबा जो गंगा एक्सप्रेसवे उन्होंने शिलान्यास किया है, वो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में खत्म होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो कल दौरा उनका प्रयागराज का होगा, उसका प्रधानमंत्री बनारस जाएंगे। उसके बाद उनका आखिरी जो दौरे का जो रहेगा वो कार्यक्रम वो कानपुर में मेट्रो के लोकार्पण के साथ खत्म होगा। मैं आपको बता दूं, अगर कल प्रधानमंत्री कल प्रयागराज दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री वहां पर लगभग 1,000 जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके जो लोगों की जो राशि है, जो रिवॉल्विंग फंड है, उनको जारी करेंगे। और साथ ही साथ जो कन्या सुमंगला योजना है उसके लगभग 1,01,000 जो लाभार्थी हैं उनके खाते में वो राशि ट्रांसफर करते नजर आएंगे। इसके अलावा 1 लाख से अधिक महिलाओं के उनके कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। और साथ ही साथ वहाँ पर विशिष्ट सहायता समूह की जो 25 से 30 महिलाएं हैं उनके साथ प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे और जानेंगे किस तरह से स्वयं सहायता समूह है वो काम करते हैं और किस तरह से सरकार का अनुदान इनको जरूरी है और क्या क्या जरूरतें इनकी इस समय चल रही हैं जिनका सरकार द्वारा पूरी की जा सकेंगी। तो बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद प्रधानमंत्री अगर कहें तो प्रधानमंत्री बनारस भी जाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री का कानपुर में कार्यक्रम होगा।
जी गौरव, जिस तरीके से एक राशि ट्रांसफर करने की बात की गई है, तो कितने लोगों के अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी? मैंने आपको बताऊं कि लगभग लगभग 1,000 सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, स्वरोजगार लगाए हुए हैं। उनके लिए एक अनुदान फंड, यानी आपका रिवॉल्विंग फंड बोला जाता है, उसको ये हस्तांतरित करेंगे। इसके साथ ही जो कन्या सुमंगला योजना है, जो सरकार की बहुप्रत्याशी योजना है, वो बहुत अच्छी योजना है। तो उसको लेते हुए ये लगभग लगभग 1,01,000 लाभार्थी हैं, जो कन्या लाभार्थी हैं, उनके खाते में ये राशि ट्रांसफर करेंगे, जो कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दी जाएगी। गौरव, ये राशि ट्रांसफर करने का मेन मुद्दा क्या है? आखिर ये किस वजह से ये राशि ट्रांसफर की जा रही है? देखिए, योजना है, जैसे स्वयं सहायता समूह है, उनको अनुदान देना जरूरी है। सरकार के तमाम उपक्रम होते हैं जो स्वयं सहायता समूह को लाभ देते हैं, और ये मिनी MSME होती हैं, जो समूह होते हैं, गांव के समूह होते हैं, वो महिलाएं जुड़ती हैं और साथ में कई तरह के स्वरोजगार शुरू करती हैं और उसको बढ़ाती प्रकार से बिजनेस है, जिसके द्वारा उनके एक न्यूनतम आय उनके द्वारा होती रहती है, और वो न्यूनतम आय होती है, उसके बाद वो कई लोगों में बांट दी जाती है। तो स्वयं सहायता समूह है और वो लगातार काम करते हैं। ऐसे ही 1,00,000 स्वयं सहायता समूह को प्रधानमंत्री राशि देंगे, रिवॉल्विंग फंड देंगे, अनुदान देंगे। और उसके साथ ही एक प्रधानमंत्री की एक कन्या सुमंगला योजना है, जिसके तहत एक राशि दी जाती है। वो राशि 18 साल पूरे होने पर उस कन्या के जो माता पिता उनको दे दी जाती है, वो कन्या के समय की, यानी पढ़ाई के समय और शादी समय वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कन्या सुमंगला योजना है, इसके तहत लगभग लगभग 1,01,000 जो कन्या लाभार्थी है, उनके खाते में राशि प्रदान की जाएगी। जी, जिस तरीके से अभी पीएम मोदी के कई दौरे होने वाले हैं, एक दौरा उनका हो चुका है और अभी हाल ही में और दौरे भी होने वाले हैं, तो कौन कौन से और दौरे उनके होने वाले हैं और उसमें क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 18 तारीख को, यानी एक 18 तारीख को उनका शाहजहाँपुर का था, जहां पर उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस वे है, जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज के धूरचूड़ा में खत्म होगा। बड़ा एक्सप्रेस वे है और निश्चित रूप से बड़ी आधारशिला माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने आपका पूर्वांचल में एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था और इसके बाद इसका शिलान्यास किया जा रहा है। इसके प्रधानमंत्री कल प्रयागराज में बड़ा कार्यक्रम करेंगे, मैंने आपको बताया है। इसके बाद प्रधानमंत्री 23 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जाएंगे और बनारस में लगभग लगभग 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात जनता को देते नजर आएंगे। उसके बाद जैसा मैं आपको बताया कि कानपुर में जाएंगे प्रधानमंत्री 28 तारीख को, और 28 तारीख में प्रधानमंत्री कानपुर में जो कानपुर मेट्रो बनाई गई है KMRC के तहत, उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि वो मेट्रो तय सीमा से कम समय में तैयार हुई है। हालांकि माना जा रहा था कि उसका उद्घाटन 31 दिसंबर को किया जाएगा, पर उसके 3 दिन पहले इस उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कराए जाने की योजना है, जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करते नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज में दौरा है, जहां पर सुमंगल योजना का लोकार्पण करेंगे, जहां पर तमाम महिलाओं के संबोधित करेंगे और साथ ही साथ वो उन कन्याओं के अकाउंट में कुछ धनराशि भी ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वो आने वाले समय में उस राशि का इस्तेमाल करके अपने भविष्य को उजागर कर सकें। तरफ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आज सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले सीएम जौनपुर पहुंचे हैं, जहां सीएम ने मछलीघर समेत तमाम परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद सीएम मिर्जापुर के दौरे पर रहे, जहां मिर्जापुर वासियों को भी विकास की तमाम सौगातें दी गई हैं। इसके बाद पीएम के प्रस्तावित दौरे के चलते वाराणसी दौरे पर हैं, जहां पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बाद सीएम वापस लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार चल रहे हैं, जहां वो एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं, जहां सीएम के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। जहां आपको बता दें कि सीएम ने मछलीघर समेत तमाम परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद सीएम मिर्जापुर के दौरे पर रहे, जहां मिर्जापुर वासियों को भी विकास की तमाम सौगातें दी गई हैं। इसके बाद सीएम पीएम के प्रस्तावित दौरे के चलते वाराणसी दौरे पर हैं, जहां पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके बाद सीएम वापस लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेने वाले हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जहां सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने तमाम
परियोजनाएं का लोकार्पण भी किया जा रहा है, तमाम कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां आज सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। सबसे पहले सीएम जौनपुर पहुंचे हैं, जहां सीएम ने मछली घर समेत तमाम परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद सीएम मिर्जापुर के दौरे पर रहे, जहां मिर्जापुर वासियों को भी विकास की तमाम सौगातें दी गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवांशु लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देवांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या क्या प्रोग्राम है सीएम योगी आदित्यनाथ के? जौनपुर में आज सीएम योगी का मिर्जापुर, वाराणसी और जौनपुर का दौरा है, जहां साफ तौर पर देखा जाए तो जौनपुर के मछली शहर में सीएम का आज जो प्रोग्राम रखा गया था, वहां जनसभा को आयोजित किए और वहीं उनके साथ सड़क राज्य मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे, जहां वो उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जिले से जुड़ी तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं आपको बता दें कि जौनपुर में 1123 करोड़ रुपए की 4 राजमार्गों की आज शिलान्यास किया गया। वहीं मिर्जापुर में आपको 3037 करोड़ का शिलान्यास किया गया। वहीं अगर बात करें तो फिर वहां से निकलने के बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री के संभावित दौरे का जायजा लेने मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और इस दौरान वहां अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए और आपको बता दें कि आज लखनऊ के रेजिडेंसी में एक लाइट शो का आयोजन किया गया है, लाइट एंड ड्रोन शो का आयोजन किया गया है, जहां आपको बता दें कि रशिया से 500 ड्रोन मंगाए गए हैं और देश भर में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मीनाक्षी लेखी समेत तमाम नेता मौजूद होंगे। जी दिवांशु, जिस तरीके से अभी वाराणसी का दौरे पर अभी पीएम मोदी जाने वाले हैं, उन्होंने वहां का दौरा किया है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का आगामी दौरा जो बनारस में होने वाला है, उसी की समीक्षा बैठक करने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गए थे और वहां पे कार्यक्रम से जुड़े सभी चीजों को वहां पे उन्होंने जायजा लिया और देखा और समझा। जी, और अभी जो पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियों का जायजा लिया गया है, उसमें क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं? क्या किसी बड़ी राजनीतिक बैठक होने की भी संभावना बताई जा रही है? जी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव है उसको लेकर वहां बैठक कर सकते हैं और जायजा ले सकते हैं आगामी चुनाव को लेकर। जी, और अभी शाम को एक लेजर शो का आयोजन भी हो रहा है, जो ड्रोन का जो एक शो होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारियां, उसमें क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके का है ये कार्यक्रम? जी, आपको बता दें कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन का जो शो किया जा रहा है वो लखनऊ के रेजिडेंसी में किया जा रहा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ समेत मीनाक्षी लेखी भी यहाँ मौजूद होंगी। आपको बता दें कि रशिया से 500 ड्रोन मंगाए गए हैं जो यहाँ आज उड़ाए जाएंगे और उसे करतब दिखाए जाएंगे। इस दौरान लाइट शो का भी आयोजन किया गया है। जी, तो ये ड्रोन का जो ये इंतजाम किए गए हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं आप कि 500 ड्रोन उड़ाए जाएंगे, तो इस तरीके की ये एक आयोजन करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है बीजेपी का? साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ये दिखाना चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मामलों में हम आगे पहुंच गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा और साफ तौर पे एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने लगातार दौरे किए जा रहे हैं। जौनपुर में उन्होंने सबसे पहला उन्होंने दौरा किया, जहां फिर उसके बाद में मिर्जापुर और फिर वाराणसी का दौरा करते हुए वो लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर आज 500 ड्रोन के माध्यम से एक लेजर लाइट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आज तमाम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। और उसकी वजह से ये बीजेपी ये जाहिर करना चाहती है कि हम लोग अभी टेक्निकल में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जिसके माध्यम से हम तमाम चीज़ें आसानी से कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां रायबरेली में 30 साल पुराने मंदिर पर भूमाफियाओं का कहर टूटा है। कहा जा रहा है कि दबंग भूमाफिया और जेसीबी मशीन के जरिए शिव मंदिर को गिरा दिया गया, जहां शिव मंदिर के तोड़े जाने से इलाके के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम सदर और पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गया। आक्रोशित लोगों ने एकजुट होते हुए टूटे हुए मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और लोगों ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी है। ये जो आप देख रहे हैं सब तरफ मलबा, यहाँ पर शंकर भगवान का बहुत ही पुराना करीब 30 साल पुराना मंदिर हुआ करता था। कच्चा चबूतरा था जिसको चूंकि वो गिर रहा था तो हम सब लोगों ने मिलके मोहल्ले वासियों ने इसको पक्का कर दिया। लेकिन जो विपक्षी रमेश बहादुर सिंह हैं उन्होंने इसको कल दोपहर में ही ऐलानिया कहा था कि मैं इसको पक्का नहीं होने दूंगा और मैं इसको गिरवा ही दूंगा, और परिणाम स्वरूप रात में 2 बजे के बाद इन्होंने इसमें जेसीबी लगवा करके इसको पूरा ध्वस्त करा दिया है। हमारी सारी मूर्तियां गायब करा दी हैं, जो कि हमारी आस्था पर हद से ज़्यादा हर सनातनी व्यक्ति के धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात इन्होंने किया है। भोलेनाथ हमको किसी तरह से नाली में पड़े मिले हैं, बाकी और जो इनका पूरा परिवार था उनको ये लोग लूट ले गए हैं। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि मंदिर को उसके पुराने भव्य स्वरूप में लाया जाए। अगर नहीं लाया जा रहा है, इसमें हीला हवाली होगी, तो हम यहीं बैठे हैं, हम यहीं अपने प्राण त्यागते हैं। विवादित जगह अहमदपुर नजूल की जगह बताई जा रही है। इस पर का मूर्ति रखने को लेकर विवाद हुआ था। कल शाम को सामने आया था विवाद और उसका रात में समझौता भी करा दिया गया था कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगभग 2:30-3 बजे के आसपास बाउंड्री को तोड़ दिया गया है, तो उसी पर विवाद हुआ है और हम लोग आए हैं, स्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, आखिर क्या है पूरा मामला? अचानक से 30 साल पुराना एक शिव मंदिर तोड़ने के पीछे क्या कुछ कहा जा रहा है? ये मुख्यमंत्री का जो एंटी भूमाफिया ऑपरेशन था वो कहीं ना कहीं रायबरेली जनपद में पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। साल पुराना है, जहां पर मोहल्लों वालों की और पूरे शहर की एक बहुत बड़ी आस्था थी। आपको देखिए, ये वही मंदिर है जो कल तक बिल्कुल सही सलामत था। भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान थे। माँ पार्वती थी, गणेश जी थे, हनुमान जी थे। लेकिन एसडीएस प्रबंधक रमेश बहादुर सिंह, जो एक भूमाफिया है, इनके विद्यालय भी है कई, उन्होंने रात 2 बजे जो है जेसीबी से इस मंदिर को ढा दिया है। जी ओम शंकर, क्या कारण बताया जा रहा है? आखिर अचानक से 30 साल पुराना मंदिर तोड़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है? बस सिर्फ एक उद्देश्य है इनका, जमीन पर कब्जा करना और जो गरीब है उनको थोड़े मोड़े लालच देके उनकी जमीनों को लिखाना। चूंकि ये जमीन मोहल्ले में है और मोहल्ले वासियों की बड़ी आस्था थी इस मंदिर में, लेकिन जो है इस भूमाफिया ने भगवान के मंदिर को भी नहीं बख्शा। और एंटी भूमाफिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो कहीं न कहीं रायबरेली जनपद में पूरी तरह से फेल होता जा रहा है। और आपको एक चीज और बता दें, 12:19 पर इस भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 4:30 बज चुके हैं, लेकिन ये भूमाफिया अभी भी आराम से घूम रहा है। पुलिस ने इससे पूछताछ करने की जरूरत भी नहीं समझी। तो अभी ओम शंकर, वहां पे कैसा माहौल है? क्योंकि एक बहुत आस्था का एक विषय है, एक बड़ी आस्था 30 सालों से लोगों की इसके साथ में जुड़ी हुई थी और उसके चलते आज ऐसा भूमाफिया द्वारा ऐसा काम करने की वजह से वहां पे क्या लोगों में कैसा माहौल बना हुआ है? निश्चित ये जो है अब पूरे बदलने लगा है आक्रोश में। और इस मोहल्ले के अलावा भी इस शहर से विभिन्न मोहल्लों से लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। हिंदूवादी जो संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, या भी हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता अब यहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आस्था से जुड़ा मामला है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक भूमाफिया की गिरफ्तारी न होने से वो शहरवासियों में एक रोष व्याप्त है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो 30 साल पुराना एक मंदिर तोड़ जाने की वजह से लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। एक भूमाफिया द्वारा एक आक्रोश, जमीन हथियाने के वजह से उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया है, जहां शिव मंदिर तोड़े जाने से मोहल्ले में आक्रोश फैला हुआ है।
अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के संक्रमित लोगों की संख्या 24 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है कि विभाग ने बताया कि 24 मरीजों में से 12 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 12 का इलाज चल रहा है। वहीं केरल में भी 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां संक्रमितों की तादाद 15 हो गई है। भारत में अब तक 160 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। वहीं अब तक यूपी में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें कोरोना की, तो भारत में सोमवार को कोरोना के 6,563 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,47,86,838 हो गई है। वहीं इलाज मरीजों की संख्या घटकर 82,266 हो गई है, जहां जो 572 दिन में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 132 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़ाकर 4,77,594 हो चुकी है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अगली खबर के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।